आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक बार थोड़ा जोर से बोलिए। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर एसी करंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। प्रैक्टिकल की परीक्षाओं में भी इसका चित्र बना के स्टूडेंट लेके जाते हैं और वो पूछते हैं उसको देख करके कि ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं। तो आप लोग ट्रांसफार्मर बहुत ही प्रैक्टिकल में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और ट्रांसफार्मर एक लॉन्ग क्वेश्चन है ना, इसमें कई टॉपिक हैं। तो इस टॉपिक को हम लोग धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर देखिए, ट्रांसफार्मर हिंदी नाम है, अंग्रेजी भी ट्रांसफार्मर है। तो ट्रांसफॉर्म में देखिए किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले अगर उसके अंग्रेजी शब्द को हम लोग ध्यान देंगे क्योंकि ज़्यादा फिजिक्स जो है अंग्रेजों द्वारा ही आया है। तो ट्रांसफार्मर एक अंग्रेजी शब्द है। ट्रांसफॉर्म मतलब होता है परिवर्तित करना, चेंज करना। तो इसका मतलब ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो किसी न किसी चीज को चेंज करती है, परिवर्तित करती है। तो एक चीज आपके दिमाग में आइडिया हो गया, तो ट्रांसफार्मर किस चीज को परिवर्तित करती है? यह प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को परिवर्तित करती है। ट्रांसफार्मर किस चीज को परिवर्तित करती है? प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को परिवर्तित करती है, यानी घटा देती है अथवा बढ़ा देता है। तो पूछा जाता है ट्रांसफार्मर से आप क्या समझते हैं? तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है या ऐसी एक मशीन है जो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति अथवा एक ऐसी मशीन है जो किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसकी सहायता से, ट्रांसफार्मर की सहायता से कौन से काम किए जाते हैं? वोल्टेज का मान परिवर्तित किया जा सकता है या एसी वोल्टेज का मान को चेंज किया जा सकता है। कार्य के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर उसे कहते हैं जो ट्रांसफार्मर कम वोल्टेज को उच्च कर देता है, ज्यादा कर देता है। जो ट्रांसफार्मर कम वोल्टेज को ज्यादा कर देता है उसको ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। और जो ट्रांसफार्मर उच्च वोल्टेज को निम्न कर देता है, उच्च वोल्टेज को कम कर देता है, उसको हम लोग अपचाई ट्रांसफार्मर करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो एक जो ट्रांसफार्मर होता है वोल्टेज को अप कर देता है उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर करते हैं, और दूसरा जो ट्रांसफार्मर होता है वोल्टेज को डाउन कर देता है उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर करते हैं। ट्रांसफार्मर डीसी वोल्टेज के लिए उपयोगी नहीं है। ट्रांसफार्मर को एसी वोल्टेज के लिए उपयोगी माना जाता है क्योंकि एसी वोल्टेज को अप और डाउन किया जाता है। डीसी वोल्टेज को अप और डाउन इससे नहीं कर सकते। अब आ जाइए, इसमें पूछा जाता है ट्रांसफार्मर की रचना बताइए। ट्रांसफार्मर की रचना, तो ट्रांसफार्मर में एक क्रोड होता है, इसको चित्र को देख लीजिए तो ट्रांसफार्मर की रचना समझ में आ जाएगी। यह आपका इसको क्रोड कहते हैं। अगर स्टेबलाइजर वगैरह खोलेंगे तो उसके अंदर इस तरह का क्रोड बना होता है। ये क्रोड किस तरह का बना है? ये क्रोड पटलिक बना हुआ है। पटलिक बना हुआ मतलब एक लोहे की पत्ती है, उसके ऊपर दूसरे लोहे की पत्ती, उसके ऊपर तीसरे लोहे की पत्ती, उसके ऊपर चौथे लोहे की पत्ती। बहुत सी लोहे की पतली पतली पत्तियों को एक के ऊपर एक रख करके जो क्रोड जो बनाया जाता है, जो चीज उसको हम लोग क्रोड कहते हैं। तो इसमें एक क्रोड होता है। क्रोड किससे बना होता है? कच्चे लोहे के विद्युत रोधी पट्टियों को एक के ऊपर एक रख करके बनाया जाता है, ठीक ना। और इस क्रोड में इस क्रोड को पटलित कर दिया जाता है। पटलित कर देना का मतलब अंग्रेजी में लैमिनेटेड दिया है। मतलब एक पटल, लैमिना माने पटल होता है अंग्रेजी में, एक पटल को दूसरे के ऊपर रख के बनाया जाता है। अगर हम लोग ट्रांसफार्मर जो लोहे का बना रहे हैं तो ट्रांसफार्मर हम लोग एक मोटा लोहा ले सकते हैं, रेलवे लाइन जैसा, उसके ऊपर भी लपेट के बना सकते हैं। लेकिन तब जो ट्रांसफार्मर बनाएंगे उस समय जो ट्रांसफार्मर होगा वो पटलित नहीं है क्योंकि ये पूरा लोहा है, एक ही लोहा का बना हुआ है ना, उसमें 10-12 या 20 पत्तियां नहीं लगी है। तो वो पटलित क्रोड का नहीं बना है। तो उस क्रोड से उससे क्या नुकसान होगा? अगर एक ही लोहा ले लेंगे हम लोग क्रोड के लिए तो उसमें भंवर धाराएं पैदा हो जाएंगी। भंवर धाराओं को अंग्रेजी में ईडी करंट कहते हैं। भंवर धाराएं क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा आप जनरली जान लीजिए। जैसे नदी का पानी जब तेज बहता है तो देखिए नदी में भंवर धाराएं पैदा हो जाती है, और कोई जो है कि कम जानने तैरने वाला आदमी उसमें जब चला जाता है तो उसी में फंस जाता है। भंवर धाराएं फंस देती है, उसको घुमा करके उसमें डुबा देती है।
तो इस तरह से करंट में भी, ट्रांसफार्मर में भी जो धाराएं उत्पन्न होती है, भंवर धाराएं जो उत्पन्न होती है वो ट्रांसफार्मर में आग लगा देती है, ट्रांसफार्मर को गर्म कर देती है। तो भंवर धाराओं को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर का क्रोड पटलित बनाया जाता है। और भंवर धाराओं में इसी ट्रांसफार्मर में एक शैथिल्य हानि पैदा होती है। शैथिल्य हानि मतलब एक तरह का नुकसान है, इसको अंग्रेजी में हिस्टेरिसिस लॉस कहते हैं। यह जो इस लॉस को कम करने के लिए, यानी ऊर्जा की हानि होती है, उस ऊर्जा की हानि को कम करने के लिए जो क्रोड है ट्रांसफार्मर का, उसको लौह चुंबकीय पदार्थ का बनाया जाता है। लौह चुंबकीय पदार्थ आप लोग पढ़े होंगे, पदार्थ 3 तरह के होते हैं, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ, है ना। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें जो कुंडली किसे कहते हैं, तो ट्रांसफार्मर का क्रोड है, क्रोड के ऊपर एक भुजा में तांबे के विद्युत रोधी तार को लपेट दिया जाता है, तांबे के विद्युत रोधी तार को लपेट दिया जाता है। इस तरह से कई फेरे बनाए जाते हैं और इस कुंडली को प्राथमिक कुंडली कहते हैं, प्राइमरी कॉइल कहते हैं। प्राइमरी पी जो है, पी प्राइमरी को दिखा रहा है। इस कुंडली को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ देते हैं। ये वाला जो चित्र है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का चित्र है। प्रत्यावर्ती धारा जानते हैं कि अप एंड डाउन करके बहती है, मतलब एक दिशा में प्लस में, एक दिशा में माइनस में। तो ये प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ देते हैं। इसके बाद इस क्रोड की दूसरी भुजा को, क्रोड की दूसरी भुजा में भी तार लपेट देते, तांबे की विद्युत रोधी तार। इसके सामने वाली भुजा में विद्युत रोधी तार लपेट देते हैं तांबे की। और इस यहाँ से जो कनेक्शन है जो प्राप्त होता है, वहां से निर्गत वोल्टता प्राप्त होती है। यहाँ से जो वोल्टेज हम लोग ट्रांसफार्मर में जोड़ते हैं वो प्राप्त होती है वोल्टेज का स्रोत। और इधर से जो निकलता है इस कुंडली से, उसको सेकेंडरी कॉइल से निकालते हैं, द्वितीय कुंडली से, और इसको निर्गत वोल्टता कहते हैं। अगर ये ट्रांसफार्मर इधर से कम वोल्टेज ले रहा है और उधर से निकाल रहा है ज्यादा वोल्टेज, तो कम वोल्टेज हो गया जो निवेशी वोल्टता, और निर्गत वोल्टता ज्यादा हो गई। इधर से कम वाला डाला गया, उधर से अधिक वाला निकाला गया। तो उसी तरह से ये भी हो सकता है कि इधर ज्यादा वोल्टेज डाला जा रहा है, उधर से कम वोल्टेज निकाला जा रहा है। अगर कम वोल्टेज डाल के अगर ज्यादा वोल्टेज निकाला जा रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, यानी वोल्टेज को उच्च कर दे रहा है। और अगर ज्यादा वोल्टेज डाल करके कम वोल्टेज निकाला जा रहा है तो उसको अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं, यानी जो वोल्टेज को डाउन कर दे रहा है। तो उच्चाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या अंतर होता है? इसमें अंतर होता है कि इसमें जो प्राथमिक कुंडली होती है और ये द्वितीय कुंडली है। तो प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली अपचाई ट्रांसफार्मर बना है। इसमें NS लेस देन NP, NS लेस देन NP। NS का मतलब नंबर ऑफ फेरों की संख्या, फेरों की संख्या सेकेंडरी में। NS मतलब फेरों की संख्या सेकेंडरी में। लेस देन NP होती है, मतलब इसमें कम होती है। सेकेंडरी कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। जैसे इसमें मान लीजिए 5 है, इसमें 10 है, समझ गए? तो इसमें मान लीजिए कि 10 फेरे लपेटे गए हैं तार के, इसमें 10 फेरे लपेटे गए हैं और इसमें 5 फेरे लपेटे गए हैं। इधर में 10 फेरे, इधर वाले में 5 फेरे, इधर वाले में 10 फेरे, इधर वाले में 5 फेरे। 10 फेरे वाले को जो हम लोग उससे जोड़ेंगे, स्रोत से जोड़ेंगे, तो इधर से जो निकलेगा 5 फेरा है तो कम वोल्टेज निकलेगा। तो इसलिए इसको हम लोग अपचाई ट्रांसफार्मर कह रहे हैं। फिर इसी तरह से इसका विपरीत में उच्चाई ट्रांसफार्मर की रचना होगी। इसमें जो है कि प्राथमिक कुंडली में कम फेरों की संख्या लपेटी गई होती तार की, और इसमें अधिक फेरों की संख्या लपेटी गई होती है। तो ये हो गया ट्रांसफार्मर की रचना। ट्रांसफार्मर की रचना में आप क्या लिखेंगे? ट्रांसफार्मर में 2 कुंडलियां होती है, एक को कहते हैं प्राथमिक कुंडली, दूसरे को कहते हैं द्वितीय कुंडली। प्राथमिक कुंडली अथवा द्वितीय कुंडली को क्रोड पर लपेट करके बनाया जाता है, ठीक ना। ट्रांसफार्मर 2 तरह के होते हैं, अपचाई ट्रांसफार्मर एवं उच्चाई ट्रांसफार्मर। तो अपचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है, जबकि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। फिर उच्चाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है, जबकि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है।
अब इसकी कार्यविधि पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर की कार्यविधि लिखिए, ट्रांसफार्मर कैसे कार्य करता है यह समझाइए। तो देखिए कैसे हम लोग जब प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से या प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से जोड़ दिया जाता है, तो प्राथमिक कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि इसमें कुंडली लपेटी हुई है। जब धारा बढ़ने लगती है तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तो इसमें फ्लक्स परिवर्तन होने लगता है। तो फ्लक्स परिवर्तन के कारण उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम लोग पढ़ चुके, प्रेरित विद्युत वाहक बल ई से दिखाते हैं, ईएमएफ मतलब ई लिया गया है, इन पी मतलब प्राइमरी में एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, उसको ईपी लिख रहे हैं। तो ईपी बराबर फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के नियम के आधार पे होता है एनपी इंटू डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी। एनपी का मतलब हो गया कि प्राइमरी में फेरों की संख्या, और डेल्टा फाइव ई का मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, डेल्टा सब परिवर्तन को कर रहा है सूचित, और डेल्टा टी समय को। तो प्राथमिक कुंडली में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है विद्युत वाहक बल। तो ईपी बराबर इतना प्राप्त होगा, समीकरण नंबर 1। तो प्राथमिक कुंडली में जो फ्लक्स परिवर्तन होता है, तो प्राथमिक कुंडली में जो फ्लक्स परिवर्तन होगा तो इसमें से चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी, और चुंबकीय बल रेखाएं सेकेंडरी कुंडली में जाकर के चेंज होगी। तो जैसे जैसे इसमें चेंज होगी, परिवर्तित होगा, क्योंकि एसी करंट जो है कम बेसी होकर के आता है, ऊपर प्लस में फिर जीरो होता है, फिर माइनस में, तो उस तरह से फ्लक्स भी चेंज होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी चेंज होगा। तो दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होने लगेगा। इस कुंडली का असर इस कुंडली में पड़ेगा, है ना। दूसरी कुंडली में जब फ्लक्स परिवर्तन होगा तो फ्लक्स परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली में भी एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, जिसे हम लोग किससे दिखाए हैं, ईएस से दिखाए हैं, यानी ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल, है ना। ईएस से दिखाए हैं, तो ईएस बराबर हो जाएगा एनएस इंटू डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी। उसी तरह से समीकरण नंबर 2 हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। इसके बाद का हम लोग